आज महात्मा गांधी ने 101 साल पहले मदुरई में अपने वस्त्र परिवर्तन किए थे। ये जो उनके वस्त्र परिवर्तन का दिन है, ये केवल पूरे शरीर को ढकने वाले वस्त्रों को आधे शरीर ढकने से क्या रिवॉल्यूशन किया उन्होंने। वो रिवॉल्यूशन था कि इस प्रकृति में ये जो मानवता है, ये अपनी कम ज़रूरतें पूरी कर ले, कम ज़रूरतों से अपने को चलाने लगे, तो ये प्रकृति सबको सुख और समृद्धि के साथ जिंदा रख सकती है। ये संदेश था बापू का। मैंने जब अब से 39 साल पहले 39 ईयर बिफोर जब जयपुर में अपनी भारत सरकार की नौकरी छोड़ के आया, तो मैं बापू को तो 74 से पढ़ रहा था। बहुत सारी चीज़ों का असर था बापू का, लेकिन फिर भी हम सरकार में चले गए, नौकरी करने लगे। लेकिन जब हमें लगा कि हमें जो करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, तो हम सरकार छोड़ के राजस्थान के अलवर जिले के थानागाजी तहसील के गोपालपुरा गांव चले गए। वहाँ लोग भूखे प्यासे थे, युवा लोग गांव छोड़ के चले गए थे और रतौंधी रोग से ग्रसित थे। मैं आयुर्वेद का डॉक्टर था, तो मैंने देखा अरे लोगों को दिखता नहीं है, तो मैंने उनका इलाज किया। और इलाज के बाद 7-8 महीने में लोग काफ़ी ठीक हो गए। तो उनमें से एक बूढ़े आदमी ने कहा, ओ राजेंद्र, कहीं करे छे तू? माने थारी दवाई और पढ़ाई को नहीं चाहिए, माने तो पानी चाहिए। हम तो बेपानी होके उजड़े हैं, पानी आ जाएगा तो दोबारा बस जाएंगे। दोस्तों, मुझे पानी का काम करना नहीं आता था, और मेरा जन्म तो गंगा यमुना के बीच में जहाँ खूब पानी था वहाँ हुआ था। लेकिन ये राजस्थान जो बेपानी था, उस व्यक्ति ने मुझे 2 दिन में मेरी अपनी विद्या से 2 डॉक्टरेट, निष्णात जिसको कहते हैं, वो किया। पहले दिन धरती का पेट सूखे कुएं में चरस में बैठा के नीचे कुएं में डाल दिया, और 5 मिनट के बाद निकाल के पूछता था, कहीं दिखा रहा कुएं में तेने? तो मैं कहता था, काका एक कुएं में तो ऊपर से नीचे तक सड़ है, कुछ कुओं में कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर होते थे, कुछ कुओं में हॉरिजेंटल फ्रैक्चर होते थे। तो जहाँ डिफरेंस होता था फ्रैक्चर्स का, जहाँ कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर थे वहाँ लंबे पेड़ हरे थे, और जहाँ हॉरिजेंटल फ्रैक्चर थे वहाँ कांटे वाली झाड़ियाँ थी। तो उसने पेड़ों से धरती का पेट सिखा दिया समझना। और सूरज पानी की चोरी करता है राजस्थान में, उसको रोकना है। एक दिन में उसका पूरा विज्ञान और तकनीक और इंजीनियरिंग सब सिखा दी। 25 कुएं दिखाए उसने, और दूसरे दिन जहाँ से पानी आता था वहाँ ले गया। और स्टीप स्लोप में कैसा डिज़ाइन होना चाहिए जल संरचना का, वो कॉन्वेक्स डिज़ाइन होना चाहिए। जहाँ जेंटल स्लोप है वहाँ सीधा डिज़ाइन होना चाहिए। जहाँ नेचुरल डिप्रेशन है और लाइम कंटेंट है मिट्टी में, वहाँ कॉनकेव। तो दूसरे दिन उसने मुझे नेचुरल इंजीनियरिंग और तकनीक में मेरी डॉक्टरेट कर दी। ये शिक्षा में संभव नहीं है। शिक्षा में एक डॉक्टरेट को 19 साल लगते हैं डिग्री देने में, पीएचडी की 16 साल पढ़ाई, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद पीएचडी। लेकिन ये विद्या में एक दिन में संभव है, क्योंकि विद्या सिखाई नहीं जाती, विद्या ग्रहण की जाती है। विद्या को सीखने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, उसके अंदर एहसास और आभास की ज़रूरत होती है। तो मांगू काका ने मुझे एहसास करा दिया और आभास करा दिया कि पानी कैसे रोकना है। वो दिन कि आज का दिन मैंने फिर डॉक्टरी आदमी का इलाज करना बंद कर दिया और धरती का इलाज करने लगा।
उसका परिणाम आज मैं आपसे बताऊं कि आज हमने ये पुस्तक का विमोचन किया है। हमारी ऐसी 13 नदियां भारत की ज़मीन पर हम जिंदा किए। इसमें 2 नदियों की कहानी है। एक राजस्थान के चंबल की, जहां लोग डकैती करते थे बंदूक गले में घाले हुए, उनकी बंदूकें छुड़वा के पानी के काम में उनको लगाया। उस नदी का नाम है सेरनी। 109 गांव हैं उसके बेसिन में। अब वो सब लोग खेती करने लगे और नदी शुद्ध सदा नीरा होकर बहने लगी। और दूसरी नदी है सांगली जिले की अग्रणी नदी। उस नदी में बिल्कुल सूखा था, लोग उजड़ गए थे। अब वो नदी शुद्ध सदा नीरा होके बहने लगी उसी तरीके से। तो आज हमने बापू के 100 दिन 101 साल पूरे होने पर बापू से जो सीख ली प्रकृति को देने की और प्रकृति पर अतिक्रमण, प्रदूषण और शोषण को रोकने की, क्योंकि ये जो शिक्षा है ये हमें कॉमन प्रॉपर्टी पर एनक्रोचमेंट करना सिखाती है, प्रदूषण करना सिखाती है और शोषण करना सिखाती है। लेकिन विद्या ये नहीं सिखाती। शिक्षा लाभ के लिए लेते हैं हम लोग, विद्या शुभ के लिए लेते हैं। तो विद्या से हमने 13 नदियों को पुनर्जीवित किया। हम आज कह रहे हैं कि अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी के 75 सालों का। तुम्हारी नदियों में जहर बहता है तो तुम अमृतोत्सव कैसे मना सकते हो? अमृत महोत्सव तो जब मनाया जाता है जब तुम्हारे पास अमृत हो। हाँ, हमारे पास अमृत है, हमारे पास अमृत है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में जो आज़ादी प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दी, उसका अमृत है हमारे पास। हाँ, हमारे पास अमृत है। अमृत है कि जब समाज नई नदियों को जिंदा करने लगे, नए इनोवेशन होने लगे, नए इनोवेशन और नए इनोवेशन की प्रतिज्ञा पूरा करने का जो अमृत है वो अमृत है। लेकिन यदि नदियों में जहर बहेगा तो हम अमृतोत्सव नहीं मना सकते। इसलिए हमें यदि अमृत महोत्सव मनाना है तो भारत की नदियों में अमृत बहाना पड़ेगा। यदि भारत की नदियों में अमृत नहीं होगा तो तुम अमृत महोत्सव नहीं मना सकते। दोस्तों, अमृत महोत्सव का मतलब होता है कि एक देश अपने संकल्पों से, अपनी प्रतिज्ञाओं से अपने को अमृत बनाता हो। एक देश अपनी विरासत से सीख लेकर, अपनी विरासत से प्रेरणा लेकर जो अपने को आगे बढ़ाता है, वो देश अमृत महोत्सव मना सकता है। लेकिन भारत की नदियां सूख रही हैं। जब मेरे देश को आज़ादी मिली उस वक्त इस देश में जितनी ज़मीन पर ड्राउट होता था उससे 10 गुना ज़्यादा ज़मीन पर आज ड्राउट होता है। उस वक्त 6% से ज़्यादा हमारी ज़मीन अंडर ड्राउट नहीं थी, स्केर्सिटी नहीं थी, अंडरग्राउंड एक्यूफर्स में पानी था। आज मोर देन 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर खाली हो गए और पिछले 8 सालों में तो जितनी तेज़ी से खाली हुए हैं उसकी कल्पना करना मुश्किल है। हमारी आज़ादी के वक्त कुल 3% पर बाढ़ आती थी, आज 30% ज़मीन बाढ़ से डूबी हुई है। तो बाढ़ और सुखाड़ का बढ़ना हमें अमृत महोत्सव मनाने का संदेश देता है क्या? हमें अमृत महोत्सव मनाना है तो हम भारत की भूमि पर, दुनिया पर बाढ़ और सुखाड़ को रोककर हमारी नदियों को शुद्ध सदा नीरा बनाएं। जिस तरह से हमारे समाज ने हमारे साथ मिलकर नदियों को शुद्ध सदा नीरा बनाया, इस काम में वर्ष 2000 के आसपास राजीव गांधी फाउंडेशन ने राजस्थान के तरुण भारत संघ के काम से प्रेरणा लेकर एक
एग्रीमेंट किया कि तरुण भारत संघ जो काम कर रहा है वैसा ही काम राजीव गांधी फाउंडेशन बड़े विस्तार से करेगा। और तरुण भारत संघ ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं को कहा कि भाई जाओ राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ काम करो, उनकी ट्रेनिंग की और राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ मिलकर उन्होंने अच्छा काम किया। मुझे लगता है कि यदि हम इस धरती को शुद्ध सदा नीरा बनाना चाहते हैं, नदियों को शुद्ध सदा नीरा बनाना चाहते हैं, तो फिर हमें प्रकृति के प्रति प्यार करना पड़ेगा और प्रकृति के साथ हमारे जो लेने और देने के रिश्ते हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। और वो रास्ते हमें महात्मा गांधी सिखाते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरा राम कण कण में है। वो राम दशरथ के बेटे को नहीं मानते। महात्मा गांधी कहते हैं कि इस धरती से उतना ही लो जितना अपने पसीने से दे सको। यदि हम अपने पसीने से उतना नहीं देते तो हम चोर हैं। तो महात्मा गांधी हमेशा आज भी इस दुनिया को संकटों से बचाने का रास्ता सिखाते हैं। और मैंने जो बापू से सीखा मैं आज भी कर रहा हूँ। अभी ये जो हमारा काम है नदियों को पुनर्जीवित करने का, 13 नदियाँ हमने भारत में पुनर्जीवित की हैं, उसको पूरी दुनिया सीख लेना चाहती है। पूरी दुनिया ने अभी एक जो पीपल्स कमीशन वर्ल्ड ड्राउट एंड फ्लड जो बनाया, उसका चेयरमैन तरुण भारत संघ को ही बनाया, हमें ही बनाया। क्योंकि दुनिया जानती है कि धरती पर काम किए बिना केवल बड़ी बड़ी रिपोर्ट और रिसर्च करने से काम नहीं चलेगा। तो धरती पर जब काम होता है तो उसका असर होता है। एक दिन राजीव गांधी फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री विजय महाजन हमें दिल्ली में मिले और उनसे मैं कह रहा था कि भाई प्रोफेसर GD अग्रवाल चले गए हैं, उनके जाने का बहुत दुख है मेरे मन में। तो विजय महाजन बोले कि एक सद्भावना यात्रा करनी चाहिए। मैंने गोमुख से लेकर गंगा सागर तक वो यात्रा की। उसमें राजीव गांधी फाउंडेशन साथ रहा और उस यात्रा का परिणाम ये हुआ कि गंगा के साथ लोगों का मन जुड़ा। आज गंगा की जो बीमारी है ना, वो हृदय रोग की है। उसके अंदर इन्वायरमेंटल फ्लो नहीं है, इकोलॉजिकल फ्लो नहीं है। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है? मेरी माँ गंगा की बीमारी है हृदय रोग की और उसका इलाज कर रहे हैं ब्यूटी पार्लर वाले। क्या कर रहे हैं? घाट बना रहे हैं। पैसा काय में खर्च कर रहे हैं? STP में खर्च कर रहे हैं। नदी में अमृत बहे, गंगा जल बहे, इसकी चिंता उन्हें नहीं है। इसलिए ये जो गंगा पे काम करने और पैसा लुटाने और पैसा बर्बाद करने का काम चल रहा है, ये बहुत भयानक है। इसी पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए प्रोफेसर GD अग्रवाल, जो हमारे तरुण भारत संघ के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी पूरी जान दे दी, अपने को बलिदान कर दिया। तो आज इस 21वीं शताब्दी में जल का संकट है और इस जल के संकट के समाधान के लिए हम सबको एक होना होगा, नहीं तो तीसरा विश्व युद्ध हमारे सिर पर है। पिछले 8 सालों में मैंने 120 देशों की यात्रा की। वहाँ के लोगों ने, वहाँ की सरकारों ने, वहाँ की कम्युनिटीज़ ने मुझे बुलाया। मैंने उनको सिखाया पानी का काम और उन्होंने पानी का काम शुरू किया। पानी का काम ऐसा नहीं है कि जैसे हिस्ट्री तो जल्दी बदल जाती है, एक प्रधानमंत्री बदला, एक राष्ट्रपति बदला, देश की हिस्ट्री बदल जाती है। लेकिन ये पानी का काम तो भूगोल बदलने का है और भूगोल बदलने में तो मिनिमम 12 साल चाहिए, मिनिमम 12 साल चाहिए। इसलिए इसमें समय तो लगता है, लेकिन ये काम करने की ज़रूरत है। आज अफ्रीका और मिड सेंट्रल वेस्टर्न एशिया के लोग जो उजड़ के जब यूरोप के शहरों में जाते हैं
तो यूरोपियन उनको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कहते हैं। फॉर्चुनेटली अभी इंडियंस को क्लाइमेटिक रिफ्यूजी नहीं कहा जा रहा है, पर जैसे हमारा देश चल रहा है आज, यदि ऐसे ही चलता रहा तो अगले 4-5 सालों में भारत भी क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बन जाएगा। भारत में अभी तक लोग केवल गांव से उजड़कर शहर में आते हैं, फिर जब शहर में भी पानी नहीं होगा, शहर में भी रोजगार नहीं होगा। आज जिस तरह से बेरोजगारी है मेरे देश में, पिछले 7-8 सालों में जो बेरोजगारी का तांडव शुरू हुआ, आज पूरी तरह से मेरा देश लाचार, बेकार, बीमार और बेरोजगार हो रहा है। और हम कह रहे हैं कि हम इकोनॉमिक विकास कर रहे हैं। ये इकोनॉमिक विकास नहीं है, ये जो ग्लोबल प्रॉफिट कंपटीशन का नेटवर्क है, इसमें तो हमारा देश नीचे ही जा रहा है। हमारे देश को यदि ऊपर आना है तो फिर भारत को अपना भगवान पहचानना पड़ेगा। भारत का भगवान कौन है? भारत का भगवान किसी मंदिर वंदिर में नहीं रहता है, मस्जिद में भी नहीं जाता, वो गुरुद्वारे में भी नहीं जाता, गिरजाघर में भी नहीं जाता। भारत का भगवान का मतलब है भय से भूमि, गय से गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और नय से नीर। ये जो भगवान शब्द है ये तमिल में भी बोला जाता है, गुजराती में भी है, मराठी में भी है। भगवान को सब जानते हैं, लेकिन वो भगवान किसी मंदिर का भगवान नहीं है। वो भगवान तो हमारे साथ है। जिस पंच महाभूतों से हम बने वही भगवान है। हमारा सबसे पुराना शास्त्र अथर्ववेद, उसमें लिखा है आपा ब्रह्मास्मि, मैं जल हूं और मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही जल हूं, मैं ही ब्रह्मांड को बनाता हूं। मुझे जब वाटर नोबेल प्राइज मिला तो मैंने यही कहा था कि इंडियंस जानते हैं कि 1 वाटर 1 प्लेनेट, बट यूएन नहीं जानता। यूएन कहता है 1 अर्थ। ये जो 1 अर्थ है, ये कैसे 1 अर्थ हो सकता है? सब देशों की पॉलिटिकल बाउंड्री में डिवाइडेड है, टुकड़ों टुकड़ों में दुनिया बटी है, तो तुम्हारे कहने से 1 अर्थ कैसे हो जाएगा? 1 वाटर तो हो सकता है, क्योंकि ये जो पूरा प्लेनेट है इस पे वाटर है, ये हम सबको जोड़ता है। इसलिए आज इस दुनिया को, मेरे भारत देश को और भारत के सभी राज्यों को, भारत के सभी शहरों को, भारत के सभी गांवों को जल के संरक्षण का काम करने की ज़रूरत है। और ये जो जल है, ये सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन करना पड़ेगा। इसको कहते हैं कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट। और ये हमारे नेताओं को भी समझना होगा। यदि हमारे नेता केवल जनता को पैसा बांटते रहेंगे, जो आज हो रहा है, आज हमारे देश में कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, बट वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो पीपल्स डेमोक्रेसी नहीं है। आज तो कॉर्पोरेट ड्रिवन डेमोक्रेसी है। आज की डेमोक्रेसी कुछ लोग चला रहे हैं, हम दो हमारे दो, ये है आज की डेमोक्रेसी। इसलिए हमने अपने देश को ये समझाने की कोशिश की है कि देखो, यदि आप अपने कॉमन फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हो, अपने भविष्य को अच्छा रखना चाहते हो, अपने जीवन के लिए रोजगार, रोजी रोटी, ये सब करना चाहते हो, तो जरा अपने भगवान को पहचानो। ये जो भगवान है ना, ये हमारा जीवन है, ये हमारी जीविका है, ये हमारा जमीर है। जमीर मीन्स डिग्निटी। और ये जो भगवान है, यही हमारी जो क्लाइमेटिक ग्लोबल क्राइसिस है, इसको, क्लाइमेट चेंज की जो अडेप्टेशन है, इसको ठीक करके एक क्लाइमेटिक रेजिलियंस पैदा कर सकता है, जिससे हमारा जीवन, जीविका और जमीर अच्छा होगा। आज भारत में ये नहीं हो रहा है, इसलिए भारत बेपानी हो गया। वर्ष 2022
72% अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट, 60% जमीन फेसिंग स्केर्सिटी ऑफ वाटर ड्राउट, 30% लैंड फेसिंग फ्लड। ये जो ड्राउट और फ्लड इंक्रीज हो रहा है, ये डिजास्टर है, ये डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन इसको पैदा कौन कर रहा है? डेवलपमेंट। ये जो हमारा लालची विकास है, ग्रीडी डेवलपमेंट, ये विनाश कर रहा है। इसलिए हमें भारत को पानीदार बनाना है, भारत को रोजगार समृद्ध देश बनाना है। तो फिर भारत की पानी, मिट्टी, हवा, परिवेश, जिसको आकाश कहते हैं, गगन कहते हैं, और सूरज से आने वाली तरंगे, गर्मी। सूरज से जब गर्मी आती है तो रेड हीट होती है। वो रेड हीट जब नंगी जमीन पे पड़ती है तो डिजास्टर करती है। वो हीट जब हरी जमीन पे पड़ती है तो हरियाली को बढ़ाती है। वो जमीन जब वो गर्मी जब समुद्र पे पड़ती है तो वो रेड हीट ब्लू हीट में चेंज हो जाती है, H2O बन जाती है, बादल बन जाती है। तो दोस्तों, ये जो पंच महाभूत है, यही हमारा भगवान है, यही हमें बनाता चलाता है। इसलिए इसके साथ हमारे रिश्ते प्यार के होने पड़ेंगे, तभी भारत पानीदार होगा, तभी भारत स्वावलंबी होगा, तभी भारत की सेहत अच्छी होगी और एक समृद्ध राष्ट्र हवा, पानी, मिट्टी, आकाश, इस सब में समृद्ध होगा। तो भारत की जनता को रोजगार मिलेगा, भारत की जनता अपनी मिट्टी से पैदा करेगी, अपने पानी को पीकर आनंद में जिएगी। इसलिए हमें इन पंच महाभूतों को प्यार और सम्मान से देखना है। यही हमारा साझे भविष्य को समृद्ध बनाने का रास्ता है। विजय महाजन एक सरल सहज स्वभाव का व्यक्ति है और वो वैसे तो इकोनॉमिस्ट है, मैनेजमेंट का आदमी है, लेकिन वो गांधी को बहुत अच्छे से समझता है। हमने पूरी गोमुख से लेकर गंगा सागर तक यात्रा कर डाली। क्यों कर डाली? क्योंकि उन्होंने जिस भाव से कहा वो भाव अच्छा था। वो भाव एक रचना का भाव था, एक क्रिएटिव था, उसके अंदर एक क्रिएटिविटी थी। और क्रिएटिविटी उस वक्त ज़्यादा थी क्योंकि कुछ लोग गंगा को केवल बांट रहे थे कि गंगा हिंदुओं की है। हमने कहा, रे गंगा सबकी है, क्रिश्चियन की भी है, सरदार की भी है, सिख की भी है, जैन की भी है, हिंदू की भी है, मुस्लिम की भी है, गंगा सबकी है। तो गंगा की सद्भावना यात्रा ने पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया, गंगा का नजरिया। और उस यात्रा का परिणाम ये हुआ कि सरकार को फिर कुछ ना कुछ करने का बहाना बनाना पड़ा। सरकार ने कुछ अच्छा किया नहीं, लेकिन उस सरकार ने अच्छा किया। जब आप जानते हैं मनमोहन सिंह जी को, वो बोलते कम है। वो जयराम रमेश ने जितना अच्छा काम गंगा के लिए किया किसी ने नहीं किया। मनमोहन सिंह के ज़माने में इन दोनों ने मिलकर 3 बड़े बांध रद्द किए, लुहारी नागपाला, पाला मनेरी और भैरव घाटी। उसके कारण गंगा में अब एक नदी को कम से कम ये कह सकते हैं कि उस नदी में 17 तरह के रोगाणुओं को नष्ट करने वाली गंगत्व, जिसको अंग्रेजी में बायोफेज कहते हैं, वो शक्ति मौजूद है। और उस शक्ति से ये जो गंगा जल है, ये पूरी गंगा को वैसे नीचे तक बनाया जा सकता है। मैं समझता हूँ वो एक काल था जब गंगा के लिए एक संवेदना थी। आज गंगा के लिए बोला बहुत जा रहा है पर काम नहीं हो रहा है। उस वक़्त गंगा के लिए बोला नहीं जाता था, काम होता था और अच्छा काम होता था।
मैं समझता हूँ कि अभी भी गंगा में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हमें, जैसा हमने वो यात्रा की थी गंगा की, अब हमें ये जो अमरकंटक है, अमरकंटक से भारत की 3 बड़ी नदियाँ निकलती हैं। एक नदी है महानदी, दूसरी है नर्मदा और तीसरी है सोन। इन तीनों नदियों की यात्रा करनी चाहिए और वो यात्रा लोगों को तैयार करे नदी के साथ जुड़ने का। देखो, जब तक लोगों का दिल दिमाग नदियों के साथ नहीं जुड़ेगा, नदियाँ ठीक नहीं होंगी। नदियों को कोई राज ठीक नहीं कर सकता। नदियों को ठीक करने के लिए राज, समाज और संत सबको अपनी भूमिका समझनी पड़ेगी। अब से 300-400 साल पहले तक नदियों की सफाई के लिए संत लोग काम करते थे। आजकल नदियों को संत ही सबसे ज्यादा गंदा कर रहे हैं। सारे आश्रमों का गंदा पानी अब नदियों में ही आता है। जो संत एक जमाने में अपना दंड लेके खड़े हो जाते थे, ना राज को गंदगी करने देते थे ना समाज को, अब वो संत ही उनके जो 5 स्टार आश्रम हैं उस सब का गंदा पानी अब नदियों में आता है। तो नदियों को ठीक करना है ना, तो राज, समाज और संत तीनों को जोड़ना पड़ेगा और हम वो काम कर रहे हैं। हम उस काम में जहाँ सफलता मिलती है वहाँ नदियाँ, मरी हुई सूखी नदियाँ शुद्ध सदा नीरा होकर बहने लगती हैं। और वो जो अनुभव था वो हमारी गंगा सद्भावना यात्रा में से निकला। वो गंगा सद्भावना यात्रा का जो प्लान है वो मैंने और विजय महाजन ने 15 मिनट में, हम मेरी गाड़ी में बैठे थे, वो मेरी जीप में, हमने चलते चलते उन्होंने कहा राजेंद्र भाई ये करना चाहिए। हमने कहा ठीक है, करना चाहिए, और हम लग गए। तो ऐसे कभी कभी ये होता है ना, जब आपको एक दूसरे पर विश्वास होता है, जब आपका रिश्ता विश्वास का होता है, तब काम अच्छे होते हैं।